हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे और वो है कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर अगर सोल्यूबल है तो कौन कम सोल्यूबल होगा, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी को। तो देखिए, दो फैक्टर्स हैं जो आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करते हैं, जिसमें एक फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी और दूसरा फैक्टर रहता है हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों फैक्टर्स ओवरऑल मिलके आपको बताएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर सॉल्ट कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होगा या कम सोल्यूबल होगा। आप दोनों को पूरी तरह से ध्यान रखें। क्या होता था लैटिस एनर्जी, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो आयंस हैं और ये दो आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, तो इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलते थे। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये एक मोल लैटिस है, इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो जो लगने वाली एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी होती है। पूरी तरह से ध्यान रखें इन बातों को कि एक मोल लैटिस अगर मुझे ब्रेक करना है अपने फ्रेगमेंट्स में तो लगने वाली एनर्जी, या एक मोल लैटिस फॉर्म करना है मुझे तो निकलने वाली एनर्जी, वो लैटिस एनर्जी रहती है। दूसरा देखें हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी कोई लैटिस टूटा पानी के अंदर जाके तो ए प्लस उस सॉल्वेंट को, जैसे स्पेशली मैं यहां वाटर की बात कर रहा हूं, तो वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। बी नेगेटिव भी वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव पोल के थ्रू, वही आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो कोई भी 1 मोल आयन जो एनर्जी रिलीज करेगा या 1 मोल साल्ट के आयंस जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जैसे ही मैं किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहता हूं, सपोज कीजिए मेरे पास एक एबी सॉल्ट है जिसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम होगा मुझे इसे आयंस में डिसोसिएट करना है। उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद ए प्लस और बी माइनस मैंने अपने एफर्ट से अलग कर दिए। उसके बाद ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव ने वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एनर्जी को निकाला, हाइड्रेशन एनर्जी। अब मैंने लगाई कुछ एक वैल्यू, सपोज कीजिए मैंने 100 जूल एनर्जी लगाई और उसके बाद वाटर को अट्रैक्ट करके उसने 50 जूल एनर्जी को रिलीज किया। तो नेट 50 जूल एनर्जी का इनपुट हुआ। ये टोटल प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मींस रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, मींस सोल्यूबिलिटी ज्यादा बढ़िया नहीं होगी, मुश्किल से होगी। वहीं दोबारा दूसरा केस देखें, मैंने एक पर्टिकुलर लैटिस को ब्रेक करने के लिए 100 जूल एनर्जी लगाया। आयंस ने टूटने के बाद वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और 200 जूल एनर्जी को रिलीज किया। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो निकली वो बहुत ज्यादा निकली, लैटिस एनर्जी जो मुझे इनपुट करनी पड़ी वो कम करनी पड़ी। क्योंकि ओवरऑल प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रहा है, मींस प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मींस प्रोसेस फेवरेबल है, मींस सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। किसी सॉल्ट को जब मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहता हूं तो हाइड्रेशन एनर्जी जो निकल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी जो लग रही है वो कम होनी चाहिए। जितना ओवरऑल एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा उतना कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा। आप किसी भी केस में ये पॉइंट देख सकते हैं, किसी भी एग्जांपल पे ये बात देख सकते हैं। डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होता है, मींस 1 मोल सॉल्ट को डिसॉल्व करने पे चेंज होने वाला हीट, डेल्टा एच सॉल्यूशन, वो डेल्टा एच सॉल्यूशन डेल्टा एच लैटिस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन होता है। जितना ज्यादा डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव होगा उतना ज्यादा सॉल्ट सोल्यूबल होगा। दो सॉल्ट्स को कंपेयर करते हुए व्हाट विल हैपन, सोल्यूबिलिटी ओवरऑल ज्यादा किस केस में होगी या कम किस केस में होगी, ये एक्सक्लूसिवली डेल्टा एच डिसाइड करेगा। मैं आपके सामने यहां दो सॉल्ट्स लेता हूं और दोनों की सोल्यूबिलिटी को यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कौन कम सोल्यूबल होगा और कौन ज्यादा। ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मेरे पास, एबी और सीडी। दोनों को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहता हूं। मुझे एबी को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी 100 जूल मैं यहां पे इनपुट कर रहा हूं, जिससे ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया। ए पॉजिटिव अलग हो गया, बी नेगेटिव अलग हो गया। उसके बाद ए पॉजिटिव ने वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ए पॉजिटिव एक्वस बनाया, कुछ एनर्जी को रिलीज किया, सपोज करें 70 जूल को रिलीज किया। बी नेगेटिव है, उसने भी वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हाइड्रेटेड आयन बनाया और उसने भी कुछ एनर्जी को रिलीज किया, सपोज कीजिए 70 को ही उसने रिलीज किया, अलग भी कर सकता है, 70 जूल को रिलीज किया।
तो मैं टोटल देख पा रहा हूं 100 जूल एनर्जी मुझे इनपुट करना पड़ा, बट 70 प्लस 70 140 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। तो ओवरऑल नेटवर्थ मुझे पता चल रहा है कि 40 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मींस स्पॉन्टेनिटी है, मींस रिएक्शन फेवरेबल होगी, मींस सोल्यूबिलिटी फेवरेबल होगी। यानी कि जो एबी है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से, सॉरी यस, एबी जो है वो वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक निकल के आ रहा है। सीडी के केस में मैंने देखा कि मुझे कुछ लैटिस एनर्जी लगानी पड़ेगी। सपोज कीजिए 150 जूल लगानी पड़ी, ज्यादा लगानी पड़ रही है, और सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव बन गया। फिर दोनों ने सेम वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सी पॉजिटिव भी एक्वस बन गया और डी नेगेटिव भी एक्वस बन गया। ओवरऑल जो एनर्जी का रिलीज था वो 160 जूल था। ओवरऑल जो एनर्जी का रिलीज है वो 160 है, जबकि पिछली बार 140 आ रहा था। बट नेटवर्थ अभी भी अगर मैं देखूं तो 10 जूल एनर्जी का रिलीज है, यानी कि प्रोसेस ये भी फेवरेबल रहेगा, सोल्यूबिलिटी सीडी की भी रहेगी, लेकिन ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी रहेगी? ज्यादा सोल्यूबिलिटी एबी की रहेगी, जस्ट बिकॉज ओवरऑल रिलीज ऑफ द एनर्जी यहां पे ज्यादा है। अच्छा, क्या होता अगर सपोज मैं ये कहता कि यहां पे 200 जूल लगाना पड़ रहा है और यहां पे 200 जूल लगाना पड़ रहा है? ये सब डेटा है, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, रियली सॉल्ट्स के केस में अलग अलग रहेगा। तो 200 लगाना पड़ा, 140 निकला, मींस 60 जूल एनर्जी आपका इनपुट है। या यहां पे 200 लगाना पड़ा और 160 निकला, मींस 40 जूल का आपका यहां इनपुट है। क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? देखिए, खाली डेल्टा एच तो डिसाइड करता नहीं है, एंट्रोपी भी डिसाइड करती है। मोरओवर आप, ठीक है, प्रेजेंटली दिख रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, बट आप उसे फेवरेबल तो बना ही सकते हैं ना, टेम्परेचर को बढ़ा के या चेंज करके, मैं सिंपली बोलूं। सो जब मुझे इन दोनों में सोल्यूबिलिटी देखनी होगी तो मैं ये स्पष्ट बता पाऊंगा कि यहां क्योंकि मोर पॉजिटिव है और यहां लेस पॉजिटिव है, तो यहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये लेस पॉजिटिव डेल्टा एच प्रोसेसिंग है, जबकि ये मोर पॉजिटिव डेल्टा एच प्रोसेसिंग है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती 160 260, तो प्रैक्टिकली वो सॉल्ट वाटर में इनसोल्यूबल भी अपीयर हो सकता था। जैसे मैं ग्रुप 1 के ही कुछ मेंबर्स को आपके सामने पुट करूं और सोल्यूबिलिटी को देखना चाहूं। सपोज कीजिए मेरे पास लिथियम का नाइट्रेट है, सोडियम का नाइट्रेट है, पोटेशियम का नाइट्रेट है और सीजियम का नाइट्रेट है, और मैं देखना चाहता हूं कि किसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होगी। तो मुझे वही दो फैक्टर्स देखने, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे घटती है, हमें क्लियर पता है कि लैटिस एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे घटती चली जाएगी। मींस जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी फॉर द ब्रेकेज ऑफ लैटिस होगा वो लगातार डिक्रीज होगा, जस्ट बिकॉज लिथियम का कैटायन बहुत छोटा है, एनायन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचे हुए होगा, आपको बहुत पावरफुली उस पर एनर्जी लगाना पड़ेगा। बट सीजियम के ऊपर +1 बहुत कम कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से वो नाइट्रेट को इतना ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा, रिजल्टिंग आप उसके लैटिस को आसानी से ब्रेक कर पा रहे होंगे। मींस लैटिस एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ रही है, और ये अच्छा है क्योंकि ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। लैटिस एनर्जी जितनी कम लगेगी उतना फायदा है, उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, ये अच्छी बात है, हम भी वही चाहते थे प्रोसेस में एनर्जी निकले। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी कंपाउंड उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। ये सिंपल सी दो लाइनें याद रखिए आप। अब मैं डाउनवर्ड जब जा रहा हूं, लैटिस एनर्जी घट रही है, मतलब जो मुझे इनपुट करना पड़ता था एनर्जी, वो इनपुट मेरा लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। ये बहुत फायदे का सौदा है, मतलब सोल्यूबिलिटी मुझे लगता है लैटिस एनर्जी फेवर कर रही है डाउनवर्ड मूवमेंट पे। अब मैं देखता हूं हाइड्रेशन एनर्जी, तो पता चलता है जी हाइड्रेशन एनर्जी भी लगातार घट रही है, क्योंकि कैटायन का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था और चार्ज कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी, वैसे वैसे वाटर का डायरेक्शन भी कम होता जाएगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी घट रही है, और ये नुकसान का काम है, ये घाटे का सौदा है। अब सोल्यूबिलिटी एडवर्सली अफेक्टेड हो सकती है। डेल्टा एच लैटिस घटना अच्छा था, डेल्टा एच हाइड्रेशन घटना बुरा था। जब एक फायदेमंद वो भी डिक्रीज हो रहा है और एक नुकसान वाला वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल फाइनली क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए मैं यहां बोल रहा हूं कि लैटिस एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रही है, इसकी लैटिस एनर्जी थी 25, वैसे ही वैल्यू लिख रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। इसकी वैल्यू थी 20, इसकी वैल्यू थी 15, इसकी वैल्यू थी 10। हाइड्रेशन एनर्जी वो भी लगातार घट रही है,
ये थी 45, ये थी 35, ये थी 25 या 30 लिख देता हूं चलिए, ये था 5। ओवरऑल यहां पे एनर्जी निकली, यहां पे भी निकली, यहां पे भी निकली, यहां पे लगी, यहां पे लगी। अब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? डेफिनेटली लिथियम नाइट्रेट की होगी, क्योंकि निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। और सबसे कम किसकी होगी? सीजियम नाइट्रेट की, क्योंकि यहां पे निकलने वाली एनर्जी है ही नहीं, रादर लगने वाली एनर्जी है। तो आपको कुछ एफर्ट्स करके इसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। डेटा अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता इस पर्टिकुलर सॉल्ट का, लाइक सपोज कीजिए ये आपका रहता 35, ये होता 32, ये होता 30 और ये होता 25। पॉसिबिलिटीज कुछ भी हैं। इसमें नेट एनर्जी निकल रही थी 10, इसमें नेट एनर्जी निकल रही थी 12, इसमें नेट एनर्जी निकल रही थी 15 और इसमें भी नेट एनर्जी निकल रही है 15। तो मतलब सोल्यूबिलिटी अब लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी का रिलीज ज्यादा होता जा रहा है। इन दोनों की सोल्यूबिलिटी लगभग सेम रहेगी। अगर सपोज ये भी कुछ लाइक दिस वन हो जाता, या सपोज करें 29 लिख देता हूं, तो ये 19 एनर्जी निकल रही थी, मींस ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल हो जाता। अब ये क्या डेटा कैसे पता चलेगा मुझे? डेटा तो मैं याद रख नहीं सकता। हर सॉल्ट का, हर आयन का लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी प्रैक्टिकली याद रख पाना असंभव है। सो व्हाट आई हैव टू डू? क्या मुझे फिर कोई ट्रिक है, कुछ क्रैमिंग है? तो देखिए, क्रैमिंग भी नहीं कह सकता मैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, आज नहीं, अभी ग्रुप सेकंड पढ़ना है, उस ग्रुप सेकंड में जाके ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा, जो हमारे 11th 12th कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप हर एक साल्ट पे उसको अप्लाई कर दें एज इट इज, ये थोड़ा सा डरावना काम हो सकता है। इसलिए एज इट इज डरावना काम नहीं करना, एज इट इज रट्टा नहीं मारना, बस उन 3 क्वेश्चंस पे काम करना है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए कि कोई भी सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होना है तो उसे इन 2 फैक्टर्स से गुजरना होगा। इन 2 फैक्टर्स में डाउनवर्ड मूवमेंट पे, क्योंकि एक फेवरिंग भी कम हो रहा था और डिसफेवरिंग भी कम हो रहा था, तो कौन डोमिनेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। यहां पे आप देख रहे थे एनर्जी का रिलीज लगातार ओवरऑल बढ़ता जा रहा है। कुछ केसेस में घट भी सकता है, तो मतलब कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है डाउनवर्ड मूवमेंट पे, कुछ केसेस में घट भी सकती है। आज किसी एग्जांपल पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर किन चीजों पे डिपेंड करेगा। मैं एक बार दिमाग में, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट घूम रहा है और बहुत जल्दी हम पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़े भी गए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, वहां कोवेलेंट कंपाउंड से मिलेंगे। तो इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर मुझे सॉल्युबिलिटी चेक करनी है वाटर के अंदर, तो उसे कैसे किया जाए वो भी मैं आपको आज इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट करके बता देता हूं, ताकि आने वाले टाइम में पी ब्लॉक के अंदर हमें फिर उस कॉन्सेप्ट को ना पढ़ के सीधा उन क्वेश्चंस पे काम करने में असिस्टेंस रहे। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड में वाटर की डिपेंड करेगी फैक्टर्स पे। कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में अगर मुझे डिसॉल्व करने हैं, तो मुझे ये 2 चीजें जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये सर्च करनी है। नीचे से शुरू हूं। पहला लिखा मैंने, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद स्मॉल हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको समझे, आपको एक ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल की सर्च करनी है कि कहीं उसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई प्रेजेंस तो अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH3 CH3, इथेन है, ये कुछ स्पेशल नहीं है, 2 कार्बन्स का इथेन। क्या यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद FON। तो मतलब आप समझ जाएं, ये कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दूसरा पॉइंट देखें, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन एटम। क्या कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? तो आपको फिर पता चलेगा नहीं, कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन का ये एक्साइटेड स्टेट था, उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है खाली ऑर्बिटल्स का।
2D, वो तो होती नहीं है डी ऑर्बिटल, रिजल्टिंग किसी तरह का कोई वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी नहीं होगा। ये दो चीजें मैंने चेक की और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वाटर में बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होगा। ध्यान से देखते जाइए, मैंने यहां पे O लगा दिया है, OH, इथेनॉल। ऑक्सीजन जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चॉइस है, ये H वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब ये वाटर में अब सोल्यूबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिजिबिलिटी है। फिर आगे मैं लिखता हूं विद स्मॉल हाइड्रोफोबिक पार्ट। आप देखिए ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, इसको पानी से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ इस OH को पानी से अट्रैक्शन करना है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और छोटा है, कोई इश्यू नहीं है, पानी में सोल्यूबल होगा। अगर मैं इसको बड़ा बना दूं, आप ध्यान दें, जैसे जैसे मैं इसको बड़ा बनाता जा रहा हूं वैसे वैसे इसकी सोल्यूबिलिटी घटती जा रही होगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जा रहा है। और अगर मैं इसको कुछ 6-7 कार्बन्स का बना दूं तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। बेशक वाटर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, स्टिल हाइड्रोफोबिक एरिया बहुत बड़ा है, कंपाउंड वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल अपीयर होगा जस्ट आफ्टर 5 और 6 कार्बन्स। पहला कार्बन यानी कि मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल, वो वाटर में अच्छा खासा सोल्यूबल होगा, 2 में सोल्यूबिलिटी कम, 3 में और कम, 4 में और कम, 5 में और कम, और 6 के बाद तो कहानी फिनिश। तो हम दिमाग में ऐसा लगा लेते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि 6 कार्बन वाला कोई भी सोल्यूबल नहीं होगा। आप याद करें, बेंजीन 6 कार्बन का होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं है। लेकिन आप उसी टाइम याद करें ग्लूकोज, कार्बन 6 हैं बट बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। सी हियर, ये मैंने 1 2 3, ये लीजिए 6 कार्बन्स की चेन दिखाई है और उस 6 कार्बन की चेन में 5 जगह पे OH लगा हुआ है, मतलब 5 पार्ट हाइड्रोफिलिक हैं, तो ये भी वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। तो क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट कंपैरेटिवली बहुत सारे थे तो वो सोल्यूबल हुआ। अगर मेरे पास 6 कार्बन्स की चेन है या 7 कार्बन्स की चेन है, एक OH लगा हुआ है, तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने एक और OH लगा दिया तो अब सोल्यूबिलिटी थोड़ी अपीयर हो जाएगी, एक और लगा दिया अब और ज्यादा अपीयर हो जाएगी, और अगर मैं ज्यादा लगा देता हूं तो ये बहुत हाईली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब कंपाउंड में देखिए कि वो OH या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जोन्स कितने ज्यादा हैं। जितना एरिया वाटर के साथ अफेक्शन दिखा पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, अकॉर्डिंगली उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं और अलोन इसी को यूज करते हैं कि क्या वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा, और अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर चेन की भी परवाह नहीं करनी, ज्यादा बड़ी चेन होगी तो वो भी वाटर में सोल्यूबल हो सकती है, प्रोवाइडेड हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ज्यादा हों, मींस OH NH2 ज्यादा लगे हुए हों। अगले पॉइंट को देखिए, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन एटम एंड हैविंग स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मैं एक BCl3 लेता हूं, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और देखूंगा कि क्या ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। मैं एक CCl4 लूंगा, मैं उसको देखूंगा क्या ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। मैं SiCl4 लेता हूं, मैं इसको देखता हूं क्या ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। मैं और क्या लूं, PCl3 ले लेता हूं, PCl5 ले लेता हूं, NF3 ले लेता हूं, NCl3 ले लेता हूं, और देखता हूं कि क्या ये वाटर में सोल्यूबल होंगे। मुझे लगता है अगर ये सारे कंपाउंड्स हम देख पाए तो बहुत आसानी से हमारा जवाब पता होगा हमें कि सोल्यूबल हैं या नहीं है। पहले BCl3 को देखिए, मुझे देखना है क्या इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं बोरोन का एक्साइटेड स्टेट देख रहा हूं, जहां मुझे पता है इसके पास एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो आई विल से यस, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। फिर मैं CCl4 देखता हूं, जहां कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2p कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, 4 क्लोरीन्स ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया होगा। क्या खाली ऑर्बिटल कार्बन के पास है? नहीं। क्लोरीन के पास देखिए, क्या कहीं क्लोरीन के पास हो? तो क्लोरीन होता है जी 3s2 3p5 और 3d, तो ये फिल हो गया होगा बॉन्ड बना के इसके साथ Cl का C के साथ शेयरिंग है, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल तो एक शेयरिंग कर रही है। ओके ठीक है,
बट ये खाली ऑर्बिटल्स पर नहीं है, मतलब खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन आप CCl4 को देखें कि CCl4 में Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि मैं क्या बोल रहा था, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो मतलब निश्चिंत रहो, CCl4 वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपका क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी बनेगा आने वाले चैप्टर्स में। और ये जो टॉपिक मैं आज आपको करा रहा हूं, शॉर्ट है क्वेश्चन पूछा जाना, नॉट ओनली इन एस ब्लॉक बट ऑल्सो ऑन पी ब्लॉक। कॉन्सेप्ट तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये, बट क्वेश्चन भी कम से कम आपको 1 से 2 मिलेंगे यहाँ पे 11th क्लास के अंदर, इसी एस और पी ब्लॉक के अंदर। तो बहुत ध्यान से समझिए, आपको देखना है CCl4 वाटर में इंसॉल्युबल क्यों हुआ। ना कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल्स थी, क्लोरीन के पास थी, बट उसका स्कोप नहीं था, नेगेटिव चार्ज था। क्या दिक्कत है कि नेगेटिव चार्ज होने से नहीं हो पाएगा एफिनिटी, सोल्युबिलिटी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। SiCl4 देखें, सेम कार्बन सिलिकॉन सेम फैमिली है, बस यहाँ 3s हो जाता है, यहाँ 3p हो जाता है, उसके बाद आगे 3d ऑर्बिटल्स खाली हैं। थर्ड पीरियड का मेंबर है तो 3d खाली पड़ी है, तो ये फिर वाटर के अंदर सोल्यूबल रहेगा। सेम ऐसे ही बाकी जो आपको दिखा रखी हैं स्पेसिस, उनके ऊपर आप चेक करते जाएं। PCl3 को देखें, ये फास्फोरस है, उसके साथ 3 क्लोरीन लगी है। थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, फास्फोरस है 3s 3p। कॉन्फ़िगरेशंस देख लीजिएगा, 3s 3p खाली ऑर्बिटल मौजूद है, 3d, नो इश्यू अबाउट इट। क्लोरीन को देखें, 3s2 3p5 खाली ऑर्बिटल मौजूद है, 3d। तो p पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब Cl पे नेगेटिव होगा। तो चलो, एक पे चाहिए था मुझे, तो दोनों की जरूरत ही नहीं थी। डेफिनेटली आई विल से यस, ये पानी में सोल्यूबल होगा। PCl5 को देखिए, यही देख लीजिए, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। ये एक्साइटेड स्टेट है, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। क्या फास्फोरस के पास खाली ऑर्बिटल्स हैं? यस, मतलब ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। NCl3 को देखिए, NCl Cl Cl, N के पास खाली ऑर्बिटल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 2s2 2p3 है, आगे d ऑर्बिटल्स तो होती नहीं है, मतलब कोई खाली ऑर्बिटल्स नहीं है, बट Cl के पास खाली ऑर्बिटल्स हैं। अब देखेंगे N और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, स्लाइट पॉजिटिव या मैं कहूं न्यूट्रल सा Cl अपीयर होता है, तो ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है। NF3 को देखें, यहां F लगा देता हूं, F के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है। F वही 2s2p5 होता है, ना कि 3s 3p 3d होती नहीं है उसके पास, तो ये भी पानी के अंदर फिर आपका इनसोल्यूबल अपीयर होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्यों सोल्यूबल बन रहे हैं इन खाली ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस से और पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस से। एक ही झटके में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप देखें, मैं सबसे पहले BCl3 का एक केस समझा देता हूं, बाकियों का फिर नहीं समझाऊंगा, जब जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे समझा दूंगा। ये हमारा वो BCl3 है जिसके पास एक खाली ऑर्बिटल दिखाई जा रही थी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये मैंने वाटर इसके अंदर डाल दिया है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के साथ इस बोरोन की खाली ऑर्बिटल में अटैक करता है, और अटैक कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। बी को जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये देखें आप यहां पे, ये चौथा बॉन्ड वाटर ने बना लिया है, O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, B पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहां तक तो सब सही था कि बोरोन का ऑक्टेट पूरा होना था। बोरोन की कहानी भी बहुत अजीब है, शायद केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पेक्यूलियर बिहेवियर है इसका। खाली ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मांगता फिर रहा है, कोई दे दे कोई दे दे कोई दे दे, तो वाटर आता है उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अपीयर होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो बड़ा अपने आप को डोनर समझने लग जाता है और दान करने लग जाता है, मींस उन इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना चाहता है। आप ध्यान रखना, ये सिर्फ बोरोन की कहानी है, सब जगह ऐसा होने वाला है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, बट बोरोन पे पर्टिकुलरली आप इस बात को दिमाग में रखें कि खाली ऑर्बिटल्स की वजह से वो भिखारी है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, बट जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझता है, डोनर समझता है, और इलेक्ट्रॉन्स किसी को शिफ्ट करना चाहता है। अब बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस नेगेटिव चार्ज को उसने रियल नेगेटिव चार्ज मान लिया, जबकि ये फॉर्मल नेगेटिव था। उसने सोचा कि चलो मेरे पास नेगेटिव है, मैं इस Cl को यहां से आउट कर देता हूं, चल तू अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। रिजल्टिंग
O पे पॉजिटिव बियरेबल नहीं होता, वो इसका पेयर छीन लेता है और H+ को आउट कर देता है। हमेशा याद रखना, ON जब भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उनकी कोशिश होगी कि अगर उनके ऊपर H लगा हुआ है तो H+ छोड़ दिया जाए। ये बड़ा आसान प्रोसेस होता है, वो ऐसा कर सकते हैं। ना ये अपने ऊपर नेगेटिव देख के खुश, ना ये अपने ऊपर पॉजिटिव देख के खुश। एक बार को उनको लगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं दे दूं, मेरे पास जरूरत है मैं ले लूं, अगले ही पल ये डोनर बन गया और ये एक्सेप्टर। मींस इसने इस पड़ोसी का, अपने दूसरे पार्टनर का पेयर खींचने की कोशिश करनी है और इसने अपना पेयर डोनेट करने की कोशिश करनी है जो शेयर्ड है। रिजल्टिंग आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। Cl आउट हो जाएगा, यहां से H आउट हो जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। ये बन गया और उसको फिर लगा, अरे ये तो मैं क्या कर बैठा, मेरी तो अभी भी खाली ऑर्बिटल, मेरा तो फिर ऑक्टेट गायब। एक बार फिर वोटर आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। सेम वही तरीका। अब क्या होगा, B के साथ एक OH लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक और Cl लगा हुआ है और ये वोटर आ गया है उसके ऊपर फिर अटैक करने के लिए। वही सिचुएशन हमारे सामने फिर दोबारा बनती नजर आएगी। B को फिर लगेगा मेरे पास तो नेगेटिव है, वो Cl को हटा देगा और O इससे खींच लेगा। रिजल्टिंग आपको मिलेगा BOH OH Cl प्लस Cl नेगेटिव, या HCl लिख देता हूं, चलिए H भी निकल रहा है वहां से। एक बार फिर B के पास खाली ऑर्बिटल्स और यही चीज दोबारा रिपीट होगी। फिर एक Cl आउट होगा और यहां एक OH लग जाएगा। हमें ये भी सम टाइम लग सकता है, सर Cl को ही क्यों निकाल रहे हो आप, नेगेटिव आता है तो OH को क्यों नहीं निकाल सकते। तो एक प्रोसेस आता है, एक टर्म आती है फ्यूगैसिटी, लीविंग ग्रुप कैरेक्टर, निकलने की टेंडेंसी। OH की बहुत बुरी होती है, Cl की अच्छी होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन बात पर डिपेंड करते हैं। अभी सिंपली याद रख लीजिए, सारी बातें यहां इस चैप्टर में नहीं बताना चाहता। तो ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है 12th क्लास में कहीं बताएंगे हम आपको। 11th में ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन निकलेगा, कब निकलेगा, किसकी फेवरिंग ज्यादा होगी, क्या फैक्टर्स हैं। मुझे लग नहीं रहा कि 11th में कहीं डिस्कस करूंगा। तो बस आप देखें कि कभी भी जब मैंने देखा कि खाली ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस है तो मैंने इसी तरह से वोटर को वहां भेजा होगा उन खाली ऑर्बिटल्स में, X को निकाला होगा और OH को लगाया होगा। डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल क्लास 11th के अंदर काम की नहीं है। ओके सी मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों कह रहा था कि पॉजिटिव चार्ज भी उसके ऊपर होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज मैं इसलिए कह रहा था, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी लिखा था, शायद मैं रिकॉल कर पाऊं, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, देखना पड़ेगा कौन सा था, बट चलो ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए किसी एक एटम के ऊपर खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है बट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, छोड़ो उस बात को, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब मैं वाटर को चाहूं कि इसके ऊपर अटैक कर दे, तो वाटर अपने ऑक्सीजन के पेयर के साथ इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहेगा, जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव और ऑक्सीजन का लोन पेयर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस वाटर का अटैक यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा। CCl4 का केस मुझे याद आ गया, वो जो मैं एग्जाम्पल लेना चाहता था, ये CCl4। यहां क्लोरीन के पास खाली ऑर्बिटल्स पड़ी हैं, 3D ऑर्बिटल्स, बट ऑक्सीजन अब यहां अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करके कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना नहीं चाहेंगे। रिजल्टिंग वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल अपीयर होता था। ये सारी कहानी हम लोगों ने जो पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा, और सोल्यूबिलिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो अगले चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेगा। हम BCl3 CCl4 और इन सब की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, बट फॉस्फोरस नाइट्रोजन के जो केसेस में ले रहा था वो 12th क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे S और P में, आप देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11th के पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे एक्सटेंड करते हुए ग्रुप 1 फिनिश करेंगे। गुड बाय।